नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। दक्षिण में अपनी जीत सुनिश्चित करने के बाद पूर्वोत्तर से पश्चिम तक राहुल गांधी अब नजर गड़ाए हुए हैं। जी हां, ऐसे ही नहीं, राहुल गांधी 6200 किलोमीटर चलने जा रहे हैं अपनी भारत न्याय यात्रा में। इस यात्रा में 14 राज्यों की 355 सीटें पड़ रही हैं और उन्हीं सीटों को साधने की कोशिश में कांग्रेस जुट गई है, क्योंकि जो ताजा सर्वे आए हैं उनमें दक्षिण में कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है और बीजेपी का सूफड़ा वहां साफ है। अब ऐसे में कांग्रेस इसीलिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिम तक पर नजर गड़ाए हुए है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस 355 सीटों को साधने के लिए जनता से जुड़ने के लिए जा रही है। कांग्रेस बीजेपी को चौतरफा घेरने की तैयारी में जुट गई है। एक तरफ ईवीएम को लेकर मुहिम छेड़ दी गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल के नेता ईवीएम की लड़ाई जमीन पर लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए क्राउड फंडिंग भी शुरू कर दी है और जनता जमकर कांग्रेस को समर्थन भी दे रही है, जिसे देखकर बीजेपी के हाथ पैर फूल रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आरएसएस के गढ़ में जाकर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद भी कर चुके हैं, जिससे बीजेपी के नेता वैसे भी हिले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर उद्घाटन को लेकर जिस तरह से बीजेपी इवेंट बना रही थी, वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस जमीनी मुद्दों के साथ जनता को न्याय दिलाने के लिए भारत न्याय यात्रा की 14 जनवरी से शुरुआत कर रही है। अब बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से परेशान जनता कांग्रेस के न्याय यात्रा का समर्थन करती हुई दिख रही है, जिसे देखकर बीजेपी परेशान है। अब ऐसे में जो खबरें चल रही हैं उसमें बताया यह जा रहा है कि भारत न्याय यात्रा के ऐलान के बाद से ही बीजेपी इसका तोड़ निकालने में जुट गई है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि राम मंदिर उद्घाटन को इवेंट बनाकर उसका राजनीतिक लाभ लेने का जो प्लान था वो पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि भारत न्याय यात्रा के पीछे की क्या है वो रणनीति जिससे घबराई हुई है बीजेपी। राहुल गांधी पूर्वोत्तर से पश्चिम तक किस तरीके से भारत की यात्रा कर रहे हैं और जिसकी शुरुआत जो है वो 14 जनवरी से मणिपुर से होने जा रही है और समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। राहुल गांधी 67 दिन में कुल 6200 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे और इस दौरान 14 राज्यों की तकरीबन 355 लोकसभा सीटों को साधने की कवायद करते भी नजर आएंगे। अब इसमें से ज्यादातर राज्य बीजेपी के मजबूत दुर्ग माने जाते हैं, जहां पर पार्टी का दबदबा है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपने दुर्ग को कांग्रेस से बचा पाएगी। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 3900 किलोमीटर तक की यात्रा निकाली थी। ये पद यात्रा थी। राहुल गांधी ने 130 दिन में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3970 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस यात्रा से कांग्रेस को सियासी तौर पर दक्षिण भारत में फायदा मिला था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा है, जिसका लाभ कांग्रेस को मिला और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। अब कहा यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की इमेज एक गंभीर नेता के तौर पर भी बनी है और जो विरोधियों के द्वारा गढ़ी गई थी पप्पू की इमेज, उससे राहुल गांधी निकलने में कामयाब रहे हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि इसी तरह से फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी फिर से भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू कर रही है, जो पूर्वोत्तर से पश्चिम तक होने जा रही है। हालांकि इस बार राहुल गांधी लोकसभा की सियासी तपिश के बीच यात्रा पर निकल रहे हैं, तो उसके सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के मणिपुर से पश्चिम के मुंबई तक करीब 6200 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा राहुल गांधी 67 दिनों में पूरी करेंगे। ये यात्रा 14 राज्यों से होकर निकलेगी, जो मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 3 मुद्दे उठाए थे, जिसमें आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही थी। लेकिन इस बार भारत न्याय यात्रा का मुद्दा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय को उठाया जाएगा। कांग्रेस की ये भारत न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र पहुंचेगी। इन 14 राज्यों में कुल 355 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो इन 355 संसदीय सीटों में से बीजेपी अपने दम पर 237 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई थी।
इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दलों को 45 सीटें मिली थी। इस तरह से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 282 सीटें जीत ली थी, जो सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े के पार था। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 14 सीटें ही मिली थी, जबकि 59 सीटें विपक्षी क्षेत्रीय दलों के हिस्से में आई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की नजर इन 14 राज्यों की लोकसभा सीटों पर गड़ी हुई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीजेपी का दुर्ग माना जाता है और किस तरीके से यहां पर बीजेपी ने अपने दम पर 200 प्लस सीटें जीती थी और सहयोगी दलों को मिलाकर 282 सीटों का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पास आया था। और इसमें बड़े बड़े राज्य हैं जो किस तरीके से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में इन्हीं सीटों पर कांग्रेस नजर गड़ाए हुए है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहां पर अभी भी कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है। और शायद इसीलिए अब इस तरीके से कांग्रेस एक रणनीति के तहत राज्यों में चल रही है। और राज्यवार अगर हम बात करें तो जिन 14 राज्यों की बात की जा रही है जहां पर राहुल गांधी विपक्षी दल की जो यहां पर रैलियां होंगी जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वहां पर भी शामिल होंगे। हाइब्रिड यात्रा है और किस तरीके से सिर्फ पैदल ही नहीं बल्कि वाहनों से भी ये यात्रा तय की जाएगी और तमाम तरह के नुक्कड़ नाटक और तमाम तरह की सभाएं इसमें होंगी। और एक तरीके से बीजेपी को मात देने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पिछली जो यात्रा थी उससे तो दक्षिण का गढ़ जो है वो कांग्रेस का मजबूत हुआ है, लेकिन इस यात्रा से अब असली मुकाबला होगा, क्योंकि असली मुकाबला इन्हीं सीटों पर है। यहीं पर बीजेपी को मात देनी है और अगर यहां पर बीजेपी कमजोर हुई तो बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अब ऐसे में इन सीटों पर बात करते हैं विस्तार से और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ये सीटें हैं और राज्यों में क्या कुछ माहौल इस वक्त बना हुआ है। 2019 में क्या कुछ वक्त था और इस वक्त परिस्थितियां किस तरीके से बदली हुई हैं। अगर राज्यवार बात करें तो मणिपुर में सिर्फ 2 सीटें हैं और मणिपुर में जो कुछ भी चल रहा है उससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो प्रभाव पड़ रहा है और बीजेपी के खिलाफ पूरे नॉर्थ ईस्ट में नाराजगी जो है वो बढ़ रही है। तो मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय अगर यहां पर बात करें तो 2 सीटें जो है वो मणिपुर में है, नागालैंड में 1 सीट है, असम में 14 सीटें हैं, मेघालय में 2 सीटें हैं। कुछ क्षेत्रीय जो दल हैं उनके भी प्रभाव में ये सीटें हैं और वहीं पर अगर बात करें तो मणिपुर में 2 सीटें हैं। बताया तो ये जा रहा है कि कांग्रेस इन दोनों सीटों पर कब्जा करेगी। इसके साथ ही नागालैंड की बात करें तो वहां पर क्षेत्रीय दल जो हैं वो भी आंकड़े बन रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से बीजेपी को नुकसान होता हुआ नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है। हालांकि असम की अगर बात करें तो असम में क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनका भी दबदबा है और यूडीएफ की अगर बात करें तो 1 सीट उसे भी मिल सकती है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो बीजेपी भी यहां पर जो है पकड़ मजबूत उसकी है असम में, क्योंकि जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स वहां पर चल रही है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन ध्रुवीकरण के खिलाफ जो ये यात्रा निकाली जा रही है, अगर यहां पर कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो कांग्रेस को 5 से 6 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो क्षेत्रीय दल यहां पर हैं और इन्हीं के आसपास जो है वो सीटें देखी जा सकती है। हालांकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, गुस्सा है और असम तक में इसका प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। अब बात करें बंगाल की तो बंगाल में पिछली बार अगर देखा जाए तो किस तरीके से ध्रुवीकरण के तहत वहां पर जो चीजें हुई, लेकिन इस वक्त परिस्थितियां बदली हुई हैं। ममता बनर्जी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस को वहां पर फायदा मिलेगा। कांग्रेस प्लस जो है वहां पर बीजेपी को अच्छी खासी मात देती हुई नजर आ रही है और बंगाल में भी इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो कुछ भी पहले परिस्थितियां रही हैं वो बदली हुई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी इस बार गठबंधन में शामिल हैं और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। बिहार की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी परिस्थिति यहां पर बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में 40 सीटें हैं और पिछली बार अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने यहां पर चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार इस वक्त अगर हम बात करें तो वो एनडीए छोड़ चुके हैं और इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के साथ वो नहीं है और शायद इसीलिए बीजेपी उनके खिलाफ लगातार एक प्रोपेगेंडा रच रही है, लगातार खबरें चलाई जा रही है नीतीश कुमार को लेकर और उनकी पार्टी को लेकर। लेकिन इस बार बीजेपी को बिहार में तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस बार
गठबंधन बदला बदला नजर आ रहा है। कांग्रेस का गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं बीजेपी का गठबंधन कमजोर हो चुका है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में आप देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। विधानसभा में भी हमने देखा किस तरीके से बीजेपी की हार हुई और लोकसभा में भी स्थिति वही बनी हुई है। तो कांग्रेस के लिए यहां पर ये प्लस पॉइंट है और कांग्रेस जो है इसीलिए इन राज्यों पर फोकस कर रही है क्योंकि इस बार बीजेपी को देनी है मात। वहीं पर अगर ओडिशा की बात करें तो यहां पर भी फाइट जो है वो नवीन पटनायक और बीजेपी के बीच में नजर आ रही है, लेकिन यहां पर भी जो हर बार होता आया है कि एक तरीके से विधानसभा में बीजेपी अपने कमजोर कैंडिडेट को उतार देती है और नवीन पटनायक को फायदा मिल जाता है और लोकसभा जब आता है तो ठीक उस उलट हो जाता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नवीन पटनायक अपने कमजोर कैंडिडेट उतार देते हैं। लेकिन अब इन बातों को कांग्रेस समझ चुकी है और बाकी और जो पार्टियां हैं वो समझ चुकी है। हालांकि ओडिशा में कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और यहां पर राहुल गांधी जो है वो ज्यादा मेहनत करते हुए भी आने वाले दिनों में नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो हाल में जो विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे हैं, लेकिन लोकसभा के लिए लगातार मेहनत जारी है। सचिन पायलट को कमान दी गई है और छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि कांग्रेस इस बार लोकसभा की जो सीटें हैं वो जो 11 सीटें हैं उसको अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर सकती है। वहीं उड़ीसा में 21 सीटें जो है और झारखंड में 14 सीटें हैं। इन सीटों पर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को उड़ीसा में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और झारखंड में बीजेपी बेहद कमजोर दिखाई दे रही है जहां पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। अब इन राज्यों को छोड़ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और 80 सीटों का जो यहां पर एक सियासी मुकाबला है वहां पर अगर देखा जाए तो जो गठबंधन बन रहा है उत्तर प्रदेश में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपा, आरएलडी और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बसपा भी इंडिया गठबंधन में आने जा रही है और कांग्रेस यहां पर एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और वहीं पर जो प्रकरण हुए हैं, जिस तरीके से जाटों के बीच में नाराजगी है, वेस्ट यूपी में जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है, उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और आए हों, लेकिन लोकसभा के लिए नतीजे बदलेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर अंतर्कलह चल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस मजबूती के साथ वहां पर बढ़ रही है। राहुल गांधी ने अपनी टीम बना ली है, जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंपी जा चुकी है और वो काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार पार्टी के लिए वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और जिन मुद्दों को उठाना चाहिए वो मुद्दों को वो उठा रहे हैं। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जिस तरीके से जो कुछ भी विधानसभा में हुआ उन परिणाम को देखते हुए अब कांग्रेस वहां पर भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और लोकसभा के लिए मेहनत करती हुई नजर आएगी। और जो पिछली बार आंकड़े रहे हैं वो पलटेंगे और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो सहयोगी दल थे पिछली बार राजस्थान में बीजेपी के वो बदल चुके हैं और इसका खामियाजा जो है वो बीजेपी को राजस्थान में भुगतना पड़ सकता है। वहीं पर जो योजना परियोजना विधानसभा चुनाव से पहले जिनकी चर्चा चल रही थी और जो कांग्रेस की योजनाएं थी उन्हें बंद किया जा रहा है और इसके साथ ही राजस्थान में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसका खामियाजा जो है वो लोकसभा में उठाना पड़ सकता है बीजेपी को, क्योंकि जनता जो है वो उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले आते हैं और ये कहते हैं कि अशोक गहलोत की जो योजना है उसे हम बंद नहीं करेंगे, वो चलती रहेंगी और इसीलिए शायद मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली योजनाओं पर ताला लगना शुरू हो गया और अब जनता समझ रही है कि मोदी की गारंटी पर विश्वास करना है या नहीं। अब गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं, जहां पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा नजर जो है वो कांग्रेस की बनी हुई है और कांग्रेस यहां पर आने वाले दिनों में मेहनत करती हुई नजर आएगी क्योंकि गुजरात की जो 26 सीटें हैं ये सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर यहां पर कांग्रेस बीजेपी को तोड़ने में कामयाब रहती है तो फिर पूरी बीजेपी हिलती हुई नजर आएगी। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस प्लस जो है वैसे भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में कई तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव था शिवसेना के साथ बीजेपी लड़ी थी, उद्धव ठाकरे उनके साथ थे, लेकिन उद्धव ठाकरे इस वक्त और इस चुनाव में
कांग्रेस के साथ हैं और इसी तरीके से ये सारे समीकरण जो हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस इन्हीं सीटों पर मेहनत करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की कमजोरी की अगर हम बात करें तो 2 बार से मोदी की सरकार रही है और इस बार अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हिंदुत्व का कार्ड कितना चलता है बीजेपी का, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं वो किस तरीके से कांग्रेस उन्हें उठा रही है और किस तरीके से न्याय यात्रा में उनको न्याय दिलाने की बात कर रही है। और महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरीके से सहयोगी दल बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, इसका भी खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अब राहुल गांधी शंखनाद नागपुर से कर चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत होगी और देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है और बीजेपी इस पर किस तरीके का रिएक्शन कर देती है। ये आने वाले दिनों में देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखते रहिए डीबी लाइव, मैं आंचल।